वेलकम टू स्टडी स्फीयर। आज हम प्लेटो की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो की जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके हवाले से हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें हमने प्लेटो के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात की और इसके साथ साथ जो एलिगरी ऑफ द केव है जो कि प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। और आज हम बात करेंगे प्लेटो की जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लेटो ने अपनी जो बुक है रिपब्लिक उसके अंदर एक आइडियल स्टेट का एक कॉन्सेप्ट दिया और इस कॉन्सेप्ट में जो प्लेटो है उसने एक आइडियल स्टेट के बारे में बात की कि एक आइडियल स्टेट वो होगी विच इज़ टू बी रूल्ड बाय अ फिलोसफर किंग, यानी जिसको एक फिलोसफर किंग रूल करेगा। He cared little whether it was only utopia cut off from reality and admits that his ideal state is difficult of realization। अलबत्ता वो ये जानता है, प्लेटो ये जानता था कि उसका ये जो कॉन्सेप्ट है फिलोसफर किंग वाला वो एक यूटोपिया है और ये रियलाइजेशंस को अचीव करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। और इस आइडियल स्टेट के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी खसूसियात हैं, हम एक एक करके उनको हम आगे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बहुत सारे जो नए आने वाले फ़िलासफ़र्स थे, जिसमें ख़ुद प्लेटो का जो शागिर्द एरिस्टोटल था उसने भी बहुत क्रिटिसिज्म किया है इसके ऊपर, और भी आने वाले फ़िलासफ़र्स ने इस पर क्रिटिसिज्म किए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आइडियल स्टेट का प्लेटो ने जो दिया है वो एक रियलिटी से दूर है और उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो हम बात करते हैं प्लेटो के जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहली बात है डिवीजन ऑफ लेबर। म्यूचुअल कॉपरेशन इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स और डिवीजन ऑफ लेबर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मैंस नेचर। यानी कि एक आइडियल स्टेट के अंदर तमाम रहने वाले जो लोग हैं उनके अपने अपने काम हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि एक ही स्टेट के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी कि एक आदमी जो एक स्टेट के अंदर कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है वो नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल अडॉप्ट करेगा और किसी दूसरे इंसान के करते हुए काम के अंदर वो मुदाखलत नहीं करेगा। अब इससे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो प्लेटो था वो एथेंस का रहने वाला था और एथेंस के साथ एक और स्टेट थी जिसका नाम था स्पार्टा। और एथेंस और स्पार्टा की बहुत सारी जो जंगें हैं वो होती रहती थी, मुख्तलिफ मराइल के अंदर होती रहती थी। और चूँकि जो स्पार्टा के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा वॉरियर थे, वो बहुत जंगजू थे, जिसकी वजह से अक्सर एथेंस के लोग उनसे मुश्किलात का शिकार रहते थे और उनसे वो हार भी जाते थे। इसलिए प्लेटो ने ये कंसेप्ट दिया कि एक स्टेट के अंदर जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है, जिसमें तमाम लोग अपने अपने हिसाब से सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करें और काम करें। उसने इन तीन एलिमेंट्स को नाम दिया। नंबर 1 उसने बात की रीज़न, नंबर 2 उसने बात की स्पिरिट और नंबर 3 उसने बात की एपिटाइट की। उसने बोला कि ये तीन वो चीज़ें हैं जो किसी भी सोसाइटी का अहम हिस्सा होते हैं और सोसाइटी के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी डिवीज़न इन तीन चीज़ों के बेस पर की जाती है। नंबर 1 आ जाता है रीज़न। Reason guides the right action and creates bonds of union between members, create bonds of union and help men know the right path and forge love। Reason से मुराद ये है कि सोचना, फैसला करना, यानी कि एक माशरे के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो फ़िलासफ़र्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर एक जिनका एक किरदार है, जिनकी एक सोच है, उन लोगों को हम रीज़न वाली कैटेगरी में रखेंगे। और यहाँ पर जो प्लेटो ने ये बोला है कि रूलर्स जो हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको हम रीज़न वाली कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि एक जो हुक्मरान है, ये जो फ़िलासफ़र किंग है, वो रीज़न का इस्तेमाल कर सकता है, वो एक इंटेलेक्चुअल होता है, वो अपने माशरे की फ़लाह के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है।
दूसरे नंबर पर जो चीज़ जो एलिमेंट है उसका नाम है स्पिरिट। स्पिरिट यानी कि जिसमें तमाम जज्बात आ जाते हैं, बहादुरी आ जाती है, प्राइड आ जाती है, ऑनर आ जाती है, चैवलरी आ जाती है, तमाम चीज़ें स्पिरिट कहलाती हैं। और प्लेटो के मुताबिक वारियर्स यानी कि सोल्जर्स का जो तबका है, जो सोल्जर्स का एक पूरा जो माशरे के अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं वो इस कैटेगरी में लाई करेंगे, यानी कि उनके पास स्पिरिट है। लिहाजा हम ये डिवीज़न हमने इस तरह की है कि जिनके पास रीज़न है उनको रूलर्स बनाया जाएगा, जिनके पास स्पिरिट है उनको सोल्जर्स बनाया जाएगा। और जो थर्ड कैटेगरी है, जो थर्ड एलिमेंट है वो है एपिटाइट। एपिटाइट से मुराद डिज़ायर्स हैं, चाहे वो डिज़ायर्स भूख की डिज़ायर्स हों, प्यास की, मोहब्बत की, खुशी की डिज़ायर्स हैं, उन तमाम को एपिटाइट के ज़ुमरे में लिया जाएगा। और ये जो थर्ड क्लास है, जो एक सोसाइटी के अंदर रूलर्स और सोल्जर्स के बाद जो थर्ड क्लास होगी उसको प्रोड्यूसर्स बोला जाएगा। ये बात प्लेटो ने दी है। कहता है कि ऑल द थ्री मोटिवेटिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। कहता है कि ये तमाम तर ताकतें यानी कि रीज़न, स्पिरिट और एपेटाइट तमाम इंसानों के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन कोई एक फ़ोर्स ऐसी होती है जो कि उनके अंदर डोमिनेंट होती है। तो इसी डोमिनेंसी को देखते हुए किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वॉरियर्स हैं, जो वर्कर्स हैं और जो रूलर्स हैं उनको डिसाइड किया जाता है, उनको चूज़ किया जाता है। जैसे प्लेटो कहता है कि रूलर्स हैव रीज़न प्री डोमिनेंट, यानी कि रूलर्स के पास रीज़न डोमिनेंट होती है और वॉरियर्स के पास स्पिरिट होता है। और वर्कर्स एंड आर्टिसंस हैव एपिटाइट, और एपिटाइट होती है वर्कर्स और आर्टिसंस के पास। तो ये प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वाला, ये हमें ये कंसेप्ट ये बताता है कि एक सोसाइटी के अंदर जो डिविजन्स हैं, जो जिस मुख्तलिफ तबकात बने हुए हैं, हर एक का सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन है। और एक तबका या एक जो ख़ास जो एक क्लास है वो दूसरे के कामों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। ये आइडियल स्टेट का 3 पिलर्स आप समझ लें कि प्लेटो ने ये दिए थे। नेक्स्ट जो प्लेटो है वो जस्टिस का कंसेप्ट लेकर आता है और ये कहता है कि जस्टिस मीन्स द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ हिज अलॉटेड टास्क इन सोसाइटी। यानी जस्टिस से मुराद प्लेटो ये लेता है कि तमाम तर जो काम है, जो चाहे रूलर्स को दिया जाए, चाहे वर्कर्स को दिया जाए, चाहे वॉरियर्स को दिया जाए, वो तमाम अगर एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपने अपने काम को बेहतर तरीके से सरंजाम दे रहे हैं तो ये एक सोसाइटी के अंदर जस्टिस को इनकरेज करेगा, ये जस्टिस को फ़रोग़ देगा। He advocates that classes must be confined to their own specific functions to state. The upper classes and artisans must not interfere in each other's affairs. If the people mind their own business, justice in the state will prevail. वो कहते हैं अगर तमाम तर लोग एक दूसरे के कामों में मुदाखलत ना करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें और तो फिर उस स्टेट के अंदर जस्टिस जो है वो प्रिवेल करता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो प्लेटो ने जो दिया है वो है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर एक बात जहन में आ जानी चाहिए कि जो प्लेटो ने सबसे पहले जो एक डिविजन्स बताई हैं कि एक प्रोड्यूसर्स होंगे, एक आर्टिसंस यानी प्रोड्यूसर्स होंगे और इसी तरह रूलर्स होंगे और जो है तो वॉरियर्स होंगे। तो प्लेटो कहता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से शख्स को रूलर होना चाहिए, कौन से शख्स को वॉरियर होना चाहिए और कौन से शख्स को जो है तो प्रोड्यूसर होना चाहिए। तो प्लेटो कहता है कि दिस विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन विल बी द बेस अकॉर्डिंग टू विच वी विल डिसाइड हु विल बिकम अ रूलर, in other words philosopher king, and who will become producer and who will become a warrior. So theory of education means the realization of an individual to perform the duties allotted to him is made through the state controlled system of education. यहाँ पर एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, this it is meant by the controlled system of education, यानी जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको स्टेट कंट्रोल करेगी। He placed his main reliance upon education for the realization of his ideal state to be ruled by philosophy. The aim of education is to make an individual a complete personality, a dutiful citizen, and an able, efficient, and a public-spirited administrator. यानी कि एजुकेशन वो टूल है जिससे हम एक सोसाइटी के अंदर एक रूलर पैदा करेंगे, एक वॉरियर पैदा करेंगे और एक
प्रोड्यूसर या एक आर्टिसन जो है वो पैदा करेंगे। अब उसके हवाले से प्लेटो सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करता है, उसको वो 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। नंबर 1 पे वो प्राइमरी एजुकेशन को लेता है, नंबर 2 पे एलिमेंट्री को और फिर हायर एजुकेशन को लेता है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पैदाइश से लेकर 3 साल तक होती है प्लेटो के अकॉर्डिंग, जिसमें बच्चों को आमतौर पर प्लेइंग ग्राउंड दिया जाता है, वहाँ पर उनसे मुख्तलिफ गेम्स करवाई जाती हैं, वहाँ पर कोई इतनी ख़ास जो है वो उनको एजुकेशन नहीं दी जाती। जबकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो स्टार्ट होगी एट द एज ऑफ 3 और एंड्स एट एज ऑफ 20। और इसके अंदर भी स्टेजेस हैं कि जिसमें फर्स्ट एज एक्सटेंड्स फ्रॉम 3 to 6 इन विच चिल्ड्रन आर इम्पार्टेड एजुकेशन थ्रू नरेशन ऑफ मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैविंग मॉरल एंड रिलीजियस ट्रूथ। यानी कि 3 से लेकर 6 साल का जो पहला स्टेप है उसमें बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, जो उनकी जो रिलीजियस स्टोरीज़ हैं वो सुनाई जाएंगी, मॉरल्स अखलाकी स्टोरीज सुनाई जाएंगी, मजहबी स्टोरीज सुनाई जाएंगी और उनको और कोई बात नहीं बताई जाएगी। जबकि जो सेकंड स्टेज है वो 7 से लेकर 18 साल की उम्र में, जिसमें इन बच्चों को जिमनास्टिक्स, म्यूज़िक, पोइट्री, मैथ्स और इस तरह की मुख्तलिफ जो आर्ट्स होते हैं वो उनको जो है वो सिखाए जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट पे जो हायर एजुकेशन है, देयर वाज एन एलिमिनेटिंग टेस्ट एट द एज ऑफ 20, यानी कि जब फाइनल एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पर एक एलिमिनेटिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसमें वो लोग जो फेल हो जाएंगे उनको लो रैंक सोल्जर्स एंड वॉरियर्स बनाया जाएगा। यानी सोसाइटी के अंदर जो लोग पहला टेस्ट फेल कर देंगे उनको वॉरियर्स का ओहदा यानी कि जंगजुओं का या सिपाहियों का ओहदा दे दिया जाएगा। जबकि जो अनदर एलिमिनेशन है, उसके बाद की जो एलिमिनेशन है वो 30 की एज पर की जाएगी, जिसमें जो शख्स फेल हो जाएगा विच हु विल इंटर इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वाइल अदर स्टडी डायलैक्टिक्स एंड एथिक्स। यानी कि जो बंदा इस एज पर सेकंड टेस्ट में फेल हो जाएगा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दी जाएंगी। जबकि 35 की एज पर असाइंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि 35 पर फिर एलिमिनेशन होगी और उन लोगों को जो है वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज दे दी जाएंगी। जबकि एट द एज ऑफ 50 दोज हैविंग रियल एबिलिटी एंड जेन्युइन डिस्टिंक्शंस बिकम रूलिंग गार्डियंस, यानी कि एज ऑफ 50 साल की एज में जो लोग इस पूरे प्रोसेस यानी एजुकेशन के प्रोसेस से गुजर जाएंगे उनको रूलिंग गार्डियंस यानी फिलोसफर किंग का जो ओहदा है वो उनको दे दिया जाएगा। यहाँ पर प्लेटो कहता है कि पीपल हु गॉट एजुकेशन अप टू 35 एंड ट्रेंड फॉर अनदर 15 बिकम फिलोसफर किंग्स, यानी कि जो लोग अल्टीमेट एजुकेशन हासिल कर लेंगे उनको फ़िलासफ़र किंग का रुतबा दे दिया जाएगा और वो लोग सोसाइटी के अंदर जो है वो ये किरदार अदा करेंगे कि वो फ़ैसले करेंगे, यानी वो फैसले। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है जो प्लेटो ने दिया है विच इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म। बेसिकली कम्युनिज़्म का जो वर्ड है ये तो कार्ल मार्क्स से रिलेट किया जाता है, जिसने सबसे ज़्यादा कम्युनिज़्म पर किताबें लिखी हैं और जिसने सबसे ज़्यादा कम्युनिज़्म पर बात की है। लेकिन हम प्लेटो को भी एक ओल्डेस्ट कम्युनिस्ट कह सकते हैं क्योंकि कम्युनिज़्म का मतलब होता है कॉमन ओनरशिप, यानी कि तमाम लोगों की एक जैसी तमाम लोगों की एक ही ओनरशिप को हम कम्युनिज़्म कहते हैं। जिस तरह पब्लिक स्पेसेस होती हैं, पब्लिक सड़कें होती हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं जो तमाम इंसानों की बराबर मुश्तरका मिल्कियत होती हैं, तो इसको कम्युनिज़्म कहा जाता है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्लेटो था उसके ज़माने में एथेंस और स्पार्टा की आपस में लड़ाइयाँ जारी थी और एथेंस का हमेशा पलड़ा नीचे रहता था। तो प्लेटो ने ये सोचा कि इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो करप्शन है, क्योंकि करप्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टेट के अंदर कम्युनिज़्म नहीं है, यानी कि यहाँ पर हर इंसान को मोटिवेट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तभी अच्छी होगी जब आप पैसे कमाएंगे, जब आप मालदार होंगे, जब आप रिच होंगे। तो इसीलिए फिर ऐसे लोगों को जो कि अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको पैसा बना लेते हैं और उसमें अपनी खुशी तलाश करते हैं, उनको करप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है और दूसरी कौमें जो हैं वो उन पर हावी हो जाती हैं। इसीलिए जो प्लेटो है वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म के साथ आया। उसमें उसने 2 कंसेप्ट दिए, यानी कि कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज़्म ऑफ फैमिली, जिसमें सबसे पहले उसने कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात की। उसने बोला कि जो लोग फ़िलासफ़र रूलर्स हैं यानी जो गार्डियंस हैं उनको चूँकि वो लोग कौम के फ़ैसले करते हैं लिहाजा उनको जो है वो कम्युनिज़्म ऑफ
प्रॉपर्टी उनके ऊपर लागू होगी, यानी कि वो किसी भी किस्म की पब्लिक प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। स्टेट उनके जो अखराजात है वो उठाएगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर के अंदर जो लोग होते हैं वो इजीली करप्ट और डीमोरलाइज्ड हो जाते हैं अगर इकोनॉमिक पावर भी उनके हाथ में दी जाए तो। यानी कि एक रूलर जो है उसके हैंड्स में, उसके हाथों में जो इकॉनमी है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर उसके हाथ में इकॉनमी दी गई तो वो उसके करप्ट कि इंसान जो है चाहे वो किसी भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए तो उसका जो सबसे पहला जो पर्सनल जो अटैचमेंट होती है, जो इफ़ेक्शन होती है, वो स्टेट के बजाय उसकी फैमिली यानी कि उसकी बीवियां, उसके बच्चों के साथ ज़्यादा उसकी अटैचमेंट होती है। तो ये जो फैमिली का जो प्रेशर है, जो फैमिली की जो अटैचमेंट है, ये किसी भी इंसान को फ़ैसलों के अंदर उसकी जो राय है या उसके फैसले हैं उनको चेंज कर सकती है, उसको करप्ट कर सकती है। तो लिहाजा प्लेटो ने ये कंसेप्ट लाया कि जो लोग रूल करेंगे उनको कोई राइट नहीं है फैमिलीज़ बनाने का, उनको राइट नहीं है वाइफ रखने का और बच्चे पैदा करने का। जबकि ये प्लेटो कहता है कि फैमिली से मुराद ये है कि वो लोग जो स्टेट बताएगी कि किन लोगों को जो है वो सूटेबल पेरेंट्स बनना चाहिए और उनको उनसे बच्चे पैदा करवाए जाएंगे और फिर उनके बाद उन बच्चों को स्टेट ओन करेगी और उन बच्चों को आगे स्टेट उनसे मुख्तलिफ काम करवाएगी। इसी वाले से फिर प्लेटो के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी इस हवाले से हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म ये हुआ कि आइडियल स्टेट इज़ अ मिथ, यानी जो सोशल थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि ये एक मिथ है, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी की कंसेप्शन के लिए, उसको बनाने के लिए कोई साइंटिफिक बुनियाद चाहिए होती है, जबकि जो मेटाफिज़िकल या मिस्टिक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है वो अनरीज़नेबल है, उसकी बेस पर हम किसी भी सोसाइटी को खड़ा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन इम्पॉसिबल, यानी कि जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जो बात, प्लेटो स्पेसिफिकेशन की जो बात इसने की थी प्लेटो ने, कि हर शख्स का एक मुनफरिद काम है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में, कि हर शख्स स्पेसिफिक है किसी भी काम को करने के लिए। तो मॉडर्न जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है, वो कभी भी एक जैसा नहीं सोचता और कभी भी उसकी पर्सनैलिटी किसी एक पॉइंट पर स्टक नहीं हो जाती, बल्कि वो सरकमस्टांसेस के चेंज होने के साथ साथ वो ख़ुद को चेंज करता रहता है। तो लिहाजा ये आइडियल स्टेट के अंदर जो फिलोसोफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, ये इनवैलिड है सोशल थिंकर्स के मुताबिक। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ टोलिटेरियनिज्म। प्लेटो जो है वो टोलिटेरियनिज्म के हवाले से बात करता है, जिसमें तमाम तर पावर जो है वो फिलोसोफर किंग को दे दी जाती हैं और इससे फिर आगे माशरे के अंदर जो प्रॉपर जो सर्कुलेशन ऑफ पावर है या जो डिवीजन ऑफ पावर है वो नहीं हो पाती। नैरो कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन, जो द प्लेटोनिक कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन इज़ नैरो टू द एक्सटेंट इज़ ऑब्वियसली मेंट फॉर द गार्डियन क्लासेस, यानी कि जो प्लेटो कहता है कि एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ क्लासेस को दी जाएगी, जबकि जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, जो इकोनॉमिक क्लास है, उसको एजुकेशन से महरूम रखा जाएगा, जो कि एक सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। फिलोसफर रूलर आइडेंटिफाई सेल्फ इंटरेस्ट, यानी जो मॉडर्न थिंकर्स है वो इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान जिसको आपने अनचैलेंजेबल पावर दे दी है, जिसको आपने ऐसी पावर दे दी है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो वो शख्स जो है वो है तो इंसान, और इंसान तो गलतियां कर सकता है, उसका इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, वो करप्ट भी हो सकता है, वो डिविंडुअल भी कर सकता है। लिहाजा एक इंसान को तमाम तर पावर देना भी ठीक नहीं है। एजुकेशनल करिकुलम इनसफिशेंट फॉर रूलर्स, एब्सेंस ऑफ स्टडी ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, लॉ एक्सेट्रा वुड हैम्पर हिज एबिलिटी एज ए रूलर, यानी कि जो फिलोसफर किंग है उसको अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग, कानून की ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ये उसकी जो एबिलिटीज़ हैं एज अ रूलर वो उस तरह इन्हेंस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट और इंट्रिकेट टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो एक फिलोसफर किंग के पास तमाम तर ट्रेनिंग्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स इम्पॉसिबल, कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप कम्युनिज्म ऑफ वाइफ कर दें, यानी कि लोगों को वाइफ्स
रखने के लिए, या जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आप उसको ही चेंज कर दें या उसको बदल दें, जो कि इंसानों की फितरत के अंदर ये चीज़ है, जो कि इंसान है उनकी ये नेचर है शादी करना, बच्चे पैदा करना, अगर आप उसको चेंज कर देते तो आप एक माशरे के अंदर एक एक जो है वो केओस की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन के वाले से भी उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन को एग्जिस्टिव विद लाइफ, गार्डियन इज़ डेडिकेटेड सोनली टू लाइफ लर्निंग, यानी कि गार्डियन जो है, जो फिलासफर किंग है, वो तमाम तर ज़िंदगी जो है वो पढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा, यानी उसकी ज़िंदगी में कोई चार्म, कोई और चीज़ नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 50 साल तक एक फ़िलासफ़र जो है वो पढ़ता रहेगा, तब जाकर उसको राइट टू रूल दिया जाएगा, तो यानी कि उसके तकरीबन पूरी ज़िंदगी जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के का शिकार हो जाती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल करिकुलम इज़ इनएडिक्वेट फॉर रूलर्स प्रोड्यूसिंग फिलासफर्स रेदर देन इफेक्टिव लीडर्स, यानी कि जो एजुकेशनल करिकुलम जो प्लेटो ने डिवाइस किया है उससे हमें फ़िलासफर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी इफेक्टिव लीडर्स हमें नहीं मिल सकते इससे। proposes censorship against modern beliefs, प्लेटो प्लान है एम्पर्स लिटरेचर्स ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे किसी इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो सकती। सिस्टम ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, प्लेटो सिस्टम सूट्स मोर द अथॉरिटेरियन रदर देन द डेमोक्रेटिक रिजीम, यानी जो प्लेटो ने जो कॉन्सेप्ट दिया है फिलासफर किंग का, ये एक अथॉरिटेटिव रूल कहलाया जाएगा, जबकि ये डेमोक्रेटिक रूल किसी सेंस में भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर तमाम तर फैसले जो है वो पब्लिक करती है, जबकि जो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें तमाम तर फैसले जो है वो एक फ़िलासफ़र कर रहा है। लास्ट में जी प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो प्लेटो का जो जस्टिस का जो सिस्टम है वो ये कहता है कि एक सोसाइटी तब भी जस्ट होगी या वेल ऑर्डर्ड होगी जब तमाम तर लोग हार्मनी के साथ या बैलेंस के साथ तमाम लोग काम करेंगे, यानी कि फ़िलासफ़र्स अपना काम कर रहे होंगे, वॉरियर्स अलग काम कर रहे होंगे और प्रोड्यूसर्स अपना अपना काम कर रहे होंगे, यानी कि कोई भी इंसान दूसरे के रोल के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर एक सोसाइटी के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, किसी भी सोसाइटी के अंदर जस्टिस आ जाता है। तो ये कंसेप्ट है, ये आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है ये प्लेटो ने दिया था, और इस कंसेप्ट को आगे बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया। इसके बाद बहुत सारे फ़िलासफ़र्स के बारे में बात करेंगे और उनके भी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उनके पॉलिटिकल जो फ़िलासफ़ी है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।